हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद राम निवास। तो इस लेक्चर से पहले हमने 11th क्लास की जो हिस्ट्री का पहला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। पहला पार्ट उसके अंदर पूरा बेसिक से बताया गया है कि जो मानव की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है, मानव का जो कर्मिक विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज़ वो वीडियो देखें, क्योंकि वो फंडामेंटल है। इस चैप्टर का फंडामेंटल वही वीडियो है जो हमने पहले अपलोड किया है, वो वीडियो आप पहले देखें। उसके बाद में ये जो 11th क्लास का चैप्टर है अब शुरुआत होती है, इसकी मेन जो किताब है आपकी NCERT 11th क्लास की, उसकी जो शुरुआत होती है वो अब यहाँ से होती है। उससे पहले वो समझना ज़रूरी है जिससे कि आपका जो बेसिक है वो एकदम कंप्लीट तैयार हो जाए। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है जो NCERT के अंदर दे रहेगा, वो शुरुआत करते हैं। यानी समय की शुरुआत से जो पहला चैप्टर है उसमें यहाँ पर आपको पहले एक टर्म्स देखने को मिलता है कि जीवाश्म क्या होता है। जीवाश्म को इंग्लिश में फॉसिल कहते हैं। फॉसिल होता क्या है, जो जीवाश्म होता क्या है, देखो इसके शब्द पर गौर करें तो पहले दे रखा है जीव और अंश, जीवों का अंश। जीवों का अंश कहाँ पर, पहले जीव तो होते थे, जिस प्रकार से मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बताया कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष करते हुए अपने जो वर्तमान जो मानव का रूप है उसमें किस प्रकार विकास की गति से वो विकसित होकर यहाँ तक पहुँचे हैं, यानी किस प्रकार से होमो सेपियंस तक आए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जीवाश्म कहते हैं किसे हैं। जीवाश्म एक अत्यंत पुराने जो पौधा होता है, यदि पौधा है वैसे पुराने समय में जैसे पौधा था जो किसी जैसे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उसकी वजह से नीचे दब गए हो, यदि कहीं भूकंप आया हो तो उसकी वजह से नीचे दब गए हो, तो कोई भी प्राकृतिक आपदा आई हो उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, जो पौधे हैं, जानवर हैं और जो मानव के उन अवशेषों जो छापे के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी एक अत्यंत पुराने पौधे या जानवर या मानव के उन अवशेष होते हैं जो पीछे बच जाते हैं, ठीक है ना। अवशेष या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं। देखो अब आसानी से समझते हैं क्या होता था कि पहले के ज़माने में, पहले जो बहुत समय पहले, लाखों साल पहले जब प्रकृति के अंदर कुछ बदलाव आया था तो क्या हुआ था कि जो पेड़ पौधे और जानवर और मानव जो भी थे वो नीचे दब गए, इन जो पत्थर होते थे उसके नीचे दब गए और उसके ऊपर वो लंबे समय तक, लाखों साल तक ऐसे ही पड़े रहे। तो उसके जो फॉर्मेट होती थी उसकी बॉडी की, वो पूरी की पूरी पत्थर पर एकदम उकेरी जाती थी। जैसे आप फोटो देख लो, ये आप फोटो देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से ये जो जानवर हैं, ये जैसे मगरमच्छ टाइप का आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा उसके अंदर ये चट्टान के अंदर समा गया, यानी इसकी जो पूरी की पूरी छाप थी वो एक इस चट्टान पर पूरी की पूरी इसके ऊपर आ गई। तो जो छापा था उसके ऊपर आ गया, बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों साल तक उसी रूप में पड़े रहते हैं, क्योंकि वहाँ से हटाने वाला तो कौन है, ठीक है ना। तो लाखों साल तक उसमें पड़े रहते हैं। मानव के इतिहास की जानकारी, मानव के इतिहास की जानकारी या तो मानव के जीवाश्म मिलेगी या मानव जो पत्थरों के जो औजार बनाता था उससे पता चलता है। मानव के जीवाश्मों, पत्थर के औजारों और गुफाओं के अंदर जो चित्रकारियाँ होती थी, जैसे भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहाँ पर चित्रकारियाँ हुई है, ठीक है ना, जो MP में पड़ता है भीमबेटका, आगे सब चीज़ आएगी अपने। तो उससे ये पता चलता है कि मानव का इतिहास किस प्रकार से क्रमिक रूप से आगे बढ़ा। तो जीवाश्म आप समझ चुके होंगे, आप और भी फोटोज़ हैं वो देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से जीवाश्म किस प्रकार से पत्थर में ऐसे समा जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार ये जो पेड़ पौधे हैं, वो भी पेड़ पौधे जब लाखों साल तक पड़े रहे तो इससे कोयले का निर्माण हुआ, अलग अलग पदार्थों का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं, अब आता है एक टर्म आता है स्पीसीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रजाति। क्या बोलते हैं, प्रजाति। देखो यहाँ पर प्रजाति यानी जाति से संबंधित है, यानी एक जाति क्या होती है वो देखो, प्रजाति। जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें नर और मादा होते हैं। जीवों का एक ऐसा समूह जो नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हो। जीवों का ऐसा समूह जो नर और मादा हो और वो दोनों मिलकर क्या कर सकते हो, बच्चे पैदा कर सकते हो और उनके बच्चे भी आगे संतान उत्पन्न करने में क्या हो, समर्थ होते हो, उसे प्रजाति बोलते हैं। इसके अंदर एक विशेषता ये होती है कि जो नर और मादा होता है वो एक ही समूह के होने चाहिए, एक ही समूह के होने चाहिए। जैसे हम मानव हैं तो मानव की एक प्रजाति है, जैसे गाय है, गाय की एक प्रजाति है, गाय और बैल इसकी एक प्रजाति है। जैसे ये जो कुत्ते वगैरह होते हैं उनकी भी एक प्रजाति है। तो ये क्या करते हैं, नर और मादा मिलकर क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और इनकी जो संतान होती है वो भी आगे संतान उत्पन्न करने में समर्थ होती है, उसे बोलते हैं प्रजाति। अब एक प्रजाति दूसरी प्रजाति दोनों मिलकर बच्चे पैदा नहीं कर सकते,
तो वो प्रजाति क्या होती है, अलग होती हैं। उस टाइम प्रजाति होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर प्रजाति के अपने इस जो परिभाषा वो देख लेते हैं। जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा करते हैं और उनके बच्चे भी आगे संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं, उसे प्रजाति कहते हैं। अब मनुष्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग बातें होती आई है कि मनुष्य उत्पत्ति कैसे हुई। पहले सबसे पहले मत चलता था कि जो बाइबल है, जो ईसाइयों का जो ग्रंथ है वो बाइबल के अंदर और जो ओल्ड टेस्टामेंट हुआ करता था उसमें कहा गया है कि जो मनुष्य की उत्पत्ति है वो परमेश्वर ने की है, यानी ईश्वर ने की है। यानी जब परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, सृष्टि में हर एक चीज़ की रचना कर रहे थे, जो जीव जंतु है उनकी रचना कर देते थे, उनके साथ साथ में ही मनुष्य की उत्पत्ति भी, मनुष्य की रचना भी परमेश्वर ने ही की है। तो विद्वान पहले इसी बात पर अड़िग रहते थे। इनके पहले 200 साल पहले खोजे हुई तो उससे ये पता चला कि जो जीवाश्म के अंदर इसके अवशेष पाए जा रहे हैं। तो क्योंकि लोग तो पहले जो विद्वान थे वो तो इसी बात को मानते हुए आ रहे थे, यानी बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसके आधार पर। लेकिन जब धीरे धीरे खोजे हुई पता चला तो आगे एक टर्म निकल कर आता है, मनुष्य का कर्मिक विकास कैसे हुआ। तो मनुष्य का जो कर्मिक विकास बताने के लिए आते हैं चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक एक लॉन्च की। चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक पुस्तक लॉन्च की जिसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी जो प्रजातियों की उत्पत्ति किस प्रकार से, किस प्रकार से कर्मिक विकास के रूप में आकर आज एक मनुष्य वर्तमान स्वरूप में है। तो ये जो बुक पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी, वो हुई थी 24 नवंबर 1859 को, यानी 24 नवंबर 1859 को ये किताब क्या होती हैं, पब्लिश होती हैं। और तब जाकर एक नया ही इतिहास चलने लगता है। तब विद्वानों को पूर्णतया ज्ञात हो जाता है कि जो मनुष्य की रचना नहीं हुई है, मनुष्य का कर्मिक क्या हुआ है, विकास हुआ है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको पूरा का पूरा बताया है कि किस प्रकार से प्रोसीमियंस थे, किस प्रकार से वो नर जो प्राइमेट्स हैं, किस प्रकार से प्राइमेट से आगे जो भी उत्पत्ति हुई है वो हमने सब बताया है। इसी चैप्टर के अंदर और भी जो कुछ चीज़ें हैं वो जैसे कि मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया, उससे आगे की जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर चलेगी। इसलिए मैंने पहले वीडियो जो बेसिक के तौर पर है वो मैंने करवाया है। आगे ऐसे भी क्रम चलता रहेगा। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मनुष्य का जो कर्मिक विकास है वो किसने बताया, चार्ल्स डार्विन ने बताया। उनकी जो बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कब पब्लिश हुई थी, 24 नवंबर 1859 को पब्लिश हुई। तो आगे देखते हैं अब कि किस प्रकार से जो प्राइमेट हैं वो प्राइमेट से किस प्रकार से आगे मनुष्य का जो उद्भव होता है, जो विकास होता है वो किस प्रकार से होता है। अब जैसे कि मैंने अगले वाले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो प्राइमेट का जो उत्पत्ति हुई है वो आज से लगभग 360 लाख साल पहले हुई है। स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत ये एक उप समूह आता है, यानी बड़े बड़े जो स्तनपायी यानी जो जीवधारी जीव है उसके अंदर एक उप समूह आता है जिसका नाम आता है प्राइमेट, जिसकी उत्पत्ति 360 लाख साल पहले हुई है। बड़े बड़े जो स्तनपायी जो समूह हैं, जो जीव हैं, उनके अंदर एक समूह आता है, एक उप समूह आता है जिसका नाम है प्राइमेट। तो स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उप समूह है जिसके अंदर किन किन को शामिल किया जाता है। एक तो शामिल किया जाता है वानर को, एक लंगूर को और एक मानव। 3 जो प्राणी हैं उसको शामिल में किया जाता है, यानी इसी से इसका उद्भव होता है। आगे देखते हैं विशेषताएं क्या होती है। सिंपल सी विशेषताएं हैं, इनके शरीर पर बाल होते हैं। बच्चा पैदा होने से पहले जो लंबे समय तक हैं ये क्या रहते हैं, माता के गर्भ में रहते हैं, ठीक है ना। गर्भ में ये पलता है बच्चा। माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए जो दूध पिलाने की जो ग्रंथियाँ होती है, ठीक है ना, दूध पिलाकर ये बच्चे को बड़ा किया जाता है। सिंपल सी बात है। फिर दांत भिन्न भिन्न किस्मों के होते हैं, इनके अंदर दांत है वो प्राइमेट्स के अंदर दांत भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इस प्रकार की बातें हमने देखी, यानी लगभग 360 लाख वर्ष पहले एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी जो प्राणी है, इनकी जो प्राइमेट जो श्रेणी है उसका उद्भव हुआ। कहाँ पर हुआ भाई, एशिया और अफ्रीका के जो जंगल हैं वहाँ पर, जंगल बोल सकते हैं, क्षेत्र बोल सकते हैं, वहाँ पर 360 लाख साल पहले जो प्राइमेट है उसका उद्भव है वो अफ्रीका और एशिया क्षेत्र में हुआ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि लगभग 240 साल, इसके बाद की बात आती है कि लगभग 240 साल पहले, यानी 240 लाख साल पहले, या लाख है 240 लाख साल पहले, लाख वर्ष पहले
प्राइमेट श्रेणी का उपसमूह आता है जिसका नाम है होमिनोइड्स। क्या नाम आता है? होमिनोइड्स। इसका उद्भव होता है, ये उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं अब होमिनोइड्स क्या, होमिनोइड्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके कौन से उपसमूह हैं। ऐसे में हमने सब बता दिया, लेकिन आपकी जो 11th क्लास की जो बुक है उसके हिसाब से चल रहे हैं। वो बेसिक था, वो तो आपको करना ज़रूरी है, लेकिन आपकी किताब के अंदर किस प्रकार से दे रहेगा वो हम कर रहे हैं। तो हमने देखा कि 240 साल पहले इसी में से यानी प्राइमेट से ही निकलकर एक उपश्रेणी आती है जिसका उपसमूह नाम आता है होमिनोइड्स, इसकी उत्पत्ति होती है। अब देखते हैं होमिनोइड्स किस प्रकार से आगे चलते हैं, किस प्रकार से जो आधुनिक मानव का पूर्वज हैं किस प्रकार से एक क्रमिक विकास के रूप में आता है। अब बात करते हैं कि जो होमिनोइड्स हैं वो किस प्रकार से हैं। तो होमिनोइड्स जैसे कि हमने पढ़ा है कि पहले प्राइमेट्स की उत्पत्ति होती है, उसके बाद में इसी का एक उपसमूह आता है होमिनोइड्स, ठीक है ना। होमिनोइड्स क्या हैं वो देखते हैं। होमिनोइड्स बंदरों से कई तरीके से भिन्न होते हैं। होमिनोइड्स हैं वो बंदरों से कई तरीके से भिन्न होते हैं। जैसे बंदरों का क्या होते हैं, शरीर छोटा होता है और इसका जो शरीर है वो बंदरों से बड़ा है, और बंदरों के पूंछ होती हैं और इसके पूंछ नहीं होती। ये होमिनोइड्स और बंदरों के अंदर फ़र्क है, एक तो शरीर बड़ा है और एक पूंछ है। आगे बात करते हैं होमिनोइड्स का जो मस्तिष्क है, होमिनोइड्स का जो मस्तिष्क का आकार है वो होमिनिड की तुलना में छोटा है, क्योंकि मस्तिष्क का आकार जैसे जैसे मानव ने अपना विकास क्रम किया उसी प्रकार मस्तिष्क का आकार बड़ा होता गया, ठीक है ना। मस्तिष्क का आकार है वो बड़ा होता गया, तो होमिनोइड्स का जो मस्तिष्क का आकार है वो होमिनिड से छोटा है। आगे बात करते हैं, होमिनोइड्स चौपाई थे, यानी ये 4 पैरों पर चलने वाले थे। होमिनोइड्स जो थे वो चौपाई थे, 4 पैरों पर चलते थे, लेकिन इसके जो अगले वाला शरीर का जो हिस्सा था और जो दोनों अगले वाले जो 2 पैर थे वो बहुत ही लचकदार थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी का काम में ये लेते थे, कहीं पर लटकना हो कैसे इसको काम में ज़्यादा ये लेते थे, इसलिए जो अगले वाला शरीर है और जो हाथ थे वो बहुत ही लचकदार थे। लेकिन शरीर का जो अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर हैं वो लचकदार होते थे, जैसे कि वानर के होते हैं, आपने देखा होगा। वो सबसे ज़्यादा इसी का काम लेता है, कहीं पर लटकना हो, कहीं टहनियों पर जाना हो, किसी घर के ऊपर से छलांग लगाना हो, आपने देखा होगा। आगे बात करते हैं होमिनिड क्या है। होमिनोइड्स के बाद में एक ग्रुप आता है होमिनिड। होमिनिड का परिवार है होमिनिडेई, होमिनिडेई इसका परिवार का नाम है। सीधे खड़े होकर चलते थे, इतना परिवर्तन आया होमिनोइड से। जब होमिनिड के अंदर परिवर्तन हुआ तो इसके जो परिवर्तन ये आया कि एक तो अब ये जो 2 पिछले पैर थे उसके पैरों के बल खड़े होना सीख गए थे, यानी सीधे खड़े होकर पिछले दोनों पैरों के बल ये चलते थे। आगे बात करते हैं, हाथ विशेष किस्म के होते थे। जैसे आज अपने जो हाथ है उस टाइम भी हाथों का थोड़ा जो बनावट थी वो थोड़ी अलग थी। जिस प्रकार से ये क्या करते थे, उससे औजार बना लेते थे और औजारों का इस्तेमाल भी बड़ी आसानी से ये कर लेते थे। आगे बात करते हैं, हाथ जिसे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। और जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो परिवार था वो होमिनिडेई परिवार है वो था। मस्तिष्क का आकार बड़ा था। मस्तिष्क का आकार किस प्रकार होता है कि जैसे जैसे मानव ने अपने विकास के क्रम में चला तो पहले क्या होता था, मस्तिष्क का आकार छोटा होता था। जैसे ही वो आगे अपने विकास के क्रम में चलता है तो उसका मस्तिष्क का आकार है वो बड़ा होता गया। एक समय के बाद मस्तिष्क का आकार एकदम स्थिर हो गया और आज का मानव है वो इसका मस्तिष्क का आकार जिस प्रकार का है वो है। आगे बात करते हैं कि होमिनिड आगे किस प्रकार से आगे और बंटा। होमिनिड के अंदर कौन कौन से समूह आते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से जीनस आते हैं होमिनोइड्स के अंदर। अभी जीनस में बटेगा। अभी हमने परिवार पढ़ लिया होमिनिडेई, पहले वीडियो के अंदर मैंने सब बता रखे हैं कौन सा इसका परिवार है, कौन सा सुपर फैमिली है, कौन सी सब फैमिली है, ठीक है ना, कौन सी फैमिली है, कौन सी ट्राइब है, कौन सी जीनस है। अभी हम इसके बाद में अभी हमने पढ़ लिया देखो होमिनिड, इसके बाद में हम सीधा ही आएंगे जीनस पर। जीनस क्या होता है, तो जीनस की हम चर्चा करेंगे। जीनस होता क्या, एक वंश होता है। जीनस क्या होता है, एक वंश होता है और उसी वंश के आगे ऊपर चलते जाते हैं। तो जीनस का मतलब होता है वंश, क्या होता है, वंश। और जीनस के अंदर हम अलग अलग पढ़ेंगे कि जीनस कौन कौन से होते हैं। जिसके अंदर पहला हम जीनस पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर पढ़ेंगे होमो। ये जीनस होते हैं, 2 ही महत्वपूर्ण होते हैं। मानव के जो क्रमिक विकास हुआ उसके अंदर 2 ही जीनस सबसे ज़्यादा काम आते हैं, एक होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस और एक आता है होमो। होमो के अंदर अलग अलग आएंगे, जैसे होमो सेपियंस बाद में आता है, पहले आता है होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडर, अलग अलग ये जो चलते जाते हैं और अंत में आता है होमो सेपियंस। ये ग्रुप आता है और फिर आधुनिक मानव का विकास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई है और इसको ख़त्म भी अच्छे से करेंगे।